स्थापना दिवस का उल्लेख करते हुए पूर्व के दोनों तीनों वक्ताओं ने जिक्र किया कि हमारी राजनीतिक यात्रा 1980 में शुरू नहीं हुई। 80 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन हमारी राजनीतिक यात्रा 1951 में शुरू हुई, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान के बन जाने के बाद 1950 में ये निर्णय किया कि मैं अब तक संविधान के निर्माण के लिए गांधी जी के सुझाव पर पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर के कार्य करता रहा, देश की सेवा करता रहा। अब मैं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रहा हूं और भारत को, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी करके घोषित किया और निर्णय किया कि हमारी राज्य व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की होगी, उस संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, जो उस समय पार्टियां थी, यह सही मार्ग पर नहीं चल रही और मैं ऐसी पार्टी निर्माण करना चाहता हूं जो कि भारत की संस्कृति और मर्यादा से प्रेरणा प्राप्त करके देश को आगे बढ़ाए। डॉक्टर मुखर्जी ने जब ये बात कही, तब उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कुछ लोगों से संपर्क था, जो उनको प्रेरित करते रहते थे कि आप इस समय हिंदू महासभा में हैं, लेकिन अगर हिंदू महासभा से मुक्त होकर के और ऐसी पार्टी बनाएं कि जिसमें केवल हिंदुओं के लिए स्थान न हो, सबके लिए स्थान हो, और फिर आप संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस की जो दोषपूर्ण नीतियां हैं कश्मीर के संदर्भ में, पूर्वी बंगाल के संदर्भ में, और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनसे मुकाबला तब होगा जब भारत की कोई पार्टी यहाँ की संस्कृति और यहाँ की धरती से प्रेरणा प्राप्त करके उनके लिए संघर्ष करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आपको आज की राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत कहना होगा, आखिर में कहूंगा। पत्रकारों की दिलचस्पी उसमें होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि यह कोई साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ हो, जो कि 1951 में जिसका जन्म हुआ, या भारतीय जनता पार्टी हो, जिसकी स्थापना दिवस को आज हम यहां पर मना रहे हैं, यह दोनों ही दल केवल मात्र राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अभियान के हिस्से हैं। दे आर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स of a cultural movement in Indian history. मैं तुलना करता हूं कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की 19वीं शताब्दी के दो सांस्कृतिक अभियानों से। एक अभियान था जिसका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, श्री रामकृष्ण मिशन का। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक अभियान शुरू किया कि जिसके प्रमुख अनुयायी स्वामी विवेकानंद जी बने। संयोग से आज देश वह
स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। और आज मैं जब उसका उल्लेख करता हूं तो मुझे स्मरण है कि थोड़े ही दिन पहले नए राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि आप आइए, परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ बैठ करके हम साथ साथ भोजन करते हैं। और मैं गया था और उस समय मैंने उन्हें कहा कि यह स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ है। कितना अच्छा होगा कि आप देश के राष्ट्रपति के नाते इसको स्मरण करें कि विश्व भर में अगर भारत का नाम सबसे पहले किसी ने ऊंचा किया और सारे दुनिया में लोग प्रशंसा करने लगे कि यह सन्यासी, यह तो कमाल है कि जो पहले तो लोग संकोच करते थे कि उनको कोई वहां पर आने भी देगा कि नहीं आने देगा, लेकिन आने के बाद उन्होंने ऐसी धाक जमाई भारत की, भारत के तत्वज्ञान की, भारत के आध्यात्म की, कि वहां पर बहुत सारे ईसाई पादरी कहने लगे कि हम भारत में इतने पादरी भेजते हैं कन्वर्शन के लिए कि उनको जाकर के ईसा मसीह का ज्ञान दो और उनको जाकर के सही मार्ग पर लाओ, लेकिन जिस देश का आध्यात्म इतना महान है, जैसा विवेकानंद जी से सुनकर के हमको लगा, वहां पर हम क्यों भेजते? भेजने की कोई जरूरत नहीं है मिशनरीज को। ये टिप्पणियां बहुत सारे ईसाई पादरियों ने की। तो मैंने राष्ट्रपति जी को कहा, मैंने कहा कितना अच्छा हो कि वो शिकागो में जिन्होंने ऐसी धाक जमाई भारत की, उसका स्मरण करते हुए आप राष्ट्रपति ओबामा को कहें कि कितना अच्छा होगा कि इस 150वीं वर्षगांठ पर अगर भारत और अमेरिका मिलकर के कोई उत्सव शिकागो में आयोजित करें। मैंने कहा कि आप हमारे प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति और उनके ओबामा जी, ये दोनों मिलकर के अगर शिकागो में एक बढ़िया कार्यक्रम करें और जिसमें भारत और अमेरिका की मित्रता का भी उल्लेख हो, हमारे बीच में कितनी जोड़ने वाली चीजें हैं उनका भी उल्लेख हो, लेकिन स्मरण करें विवेकानंद जी का। मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। उन्होंने कहा विचार आपका अच्छा है, मैं परसों करूंगा। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि हमको समझना चाहिए कि विवेकानंद जी केवल मात्र हिंदू धर्म के बारे में, वेदांत के बारे में, सब रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं। इसीलिए धार्मिक मतभेद होने के बावजूद भी भारत में एकता है, ये सब कहने वाले वह केवल आध्यात्मिक नेता नहीं थे। मैं अनेक बार इसका भी उल्लेख करता हूं कि वो एक बार 1897 में यूरोप और अमेरिका की यात्रा करके भारत लौटे थे। उन दिनों में कोई हवाई जहाज से जाता आता नहीं था, हवाई जहाज थे ही नहीं। 19वीं शताब्दी में हवाई जहाज नहीं थे। पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स का बना तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, 1903 में बना होगा, 2 में बना होगा, और स्टीमर से जाते आते थे। और स्टीमर से उस बार अमेरिका और यूरोप की यात्रा करके जब लौटे तो मद्रास में आकर के रुके और मद्रास में उनके लिए बड़ा स्वागत समारोह था। एक ऑडिटोरियम में उनका आयोजन किया गया। मद्रास के लोग, बहुत सारे लोग आए थे, खचाखच भरे उस कार्यक्रम में सुनने के लिए कि ये महान आध्यात्मिक नेता भारत के, वह हमको वेदांत का क्या पाठ पढ़ाता है। वो वेदांत का सरमन सुनने के लिए आए थे, लेकिन उनको राष्ट्रभक्ति का सरमन सुनना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप जितने लोग यहां पर आए हैं वो किसी न किसी देवी की पूजा करते होंगे।
मैं आपको एक प्रमुख संदेश देने के लिए आज यहां पर आया हूं। 1897 में उन्होंने कहा कि मैं आपको कहने आया हूं कि आप किसी भी देवी की पूजा करते हो, आने वाले 50 सालों के लिए उस देवी को सोने दें। आने वाले 50 सालों के लिए एक ही देवी को जागृत रखें, और वह है भारत माता। और मैं इस बात का जिक्र हमेशा इसलिए भी करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि उन्होंने जब 1897 में मद्रास में यह भाषण देते हुए कहा कि आने वाले 50 सालों के लिए, और यह कहा 1897 में, जोड़ दीजिए 50 उसमें, कहां पहुंचते हैं हम। इट्स इंट्यूटिव कि उनको लगा कि 1947 में स्वतंत्रता मिलेगी, और मिली। हमको इन बातों को स्मरण करना चाहिए कि हमारा जन्म में, मैं स्वयं आज भारत की राजनीति में सक्रिय हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ साथ काम करता हूं। मन में एक ही आकांक्षा है कि भारत जो है दुनिया के देशों में महानतम देश बने, जिसको हमारे यहां पर बचपन से लेकर के, जब से लेकर के संघ की हमने प्रार्थना की है, परम वैभव पर पहुंचे। क्यों हुआ ये? उसका कारण है कि 1942 में भी मैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, तो मन में एक इच्छा थी कि भाई ये क्या है, हमारा इतना बड़ा देश, इतना महान देश, इतनी महान हमारी संस्कृति, इतना श्रेष्ठ हमारा इतिहास, और यह हम मुट्ठी भर ये अंग्रेज वह हम पर राज करते हैं। हमको कब मुक्ति मिलेगी इनसे? अच्छा, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे वे स्वयं कांग्रेस में भी थे। डॉक्टर हेडगेवार, वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहयोगी रहे, कई प्रकार से जेल भी गए कांग्रेस के आंदोलन में। लेकिन वो उनमें से थे कि जिनको ऐसा नहीं लगता था कि यह कांग्रेस के मार्ग से ही आजादी मिलेगी। उनको लगता था कि जो दूसरे रास्तों से आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, क्रांतिकारी हैं, वे भी बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं 1970 में जब पहली बार संसद में गया था, राज्यसभा में गया था, उस समय राज्यसभा में एक साहित्यकार भी थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, जिनका नाम था भगवती चरण वर्मा। और वो भगवती चरण वर्मा जो थे, उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। मैंने हिंदी सीखी थी 47 के बाद। 47 से पहले मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं केवल अंग्रेजी और सिंधी जानता था। 20 साल की आयु में भारत स्वतंत्र हुआ, और 20 साल की आयु में मैं इस तरफ आया, और जो मैंने हिंदी सीखी, तो शुरू में जो पुस्तकें पढ़ता था, पुस्तकें पढ़ने का शौक था, उसमें एक भगवती चरण वर्मा की भी पुस्तक पढ़ी थी, जिसका नाम था टेढ़े मेढ़े रास्ते। स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में था। लेकिन एक परिवार में कोई गांधीवादी था, दूसरा एक क्रांतिकारी था, तीसरा जो था वो तो सरकार का एक ब्यूरोक्रेट होकर के और अंग्रेज सरकार के शासन में काम करते हुए करता था। सब रास्ते, जो मन में इच्छा थी कि देश महान हो, और मन में इच्छा थी, उनको इन्होंने कहा कि ये सब टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी। कभी कभी मुझे लगता है कि डॉक्टर हेडगेवार जो थे, उन्होंने भी सब रास्ते अपनाए। एक अनुशीलन समिति नाम की एक कलकत्ते में समिति थी, कि जो क्रांतिकारी समिति थी, उसके भी वो सदस्य थे, क्रांतिकारी। और ऐसे व्यक्ति, उस व्यक्ति की प्रेरणा से जो ये बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं कई बार जोड़ा करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने मृत्यु से कुछ समय पहले कहा था कि मैंने भारत के दर्शन को, भारत के तत्व ज्ञान को दुनिया भर में
प्रसारित किया और लोगों ने उसकी छाप मानी, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार की। लेकिन भारत को एक काम विशेष रूप से करना होगा, और वो ये है कि भारत जब तक अपने यहां पर एक ऐसा यंत्र नहीं बनाता, देयर इज नीड फॉर अ मैन मेकिंग मशीनरी इन इंडिया विच कैन क्रिएट men with a capital M। ऐसा यंत्र चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जो महान मनुष्यों का निर्माण कर सके। men with a capital M, चरित्रवान हो, अनुशासित हो, राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो, ऐसे लोग चाहिए। और ये कल्पना जो उन्होंने की, मैं कई बार कहता हूं, जाने अनजाने में डॉक्टर हेडगेवार ने उसी को कार्यान्वित करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्मित की, हम जिसके प्रोडक्ट्स हैं। और उसमें से निकल करके जब हम आए हैं, और वो ये भी कहते थे उन दिनों में, डॉक्टर हेडगेवार कहते थे, उनको कोई कभी कहता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी मान्यता है that a slave country doesn't have any politics। एक गुलाम देश जो है उसकी राजनीति नहीं होती। आजादी मिलने के बाद मैं सोचूंगा इसके बारे में। और आजादी मिली 47 में, उसके बाद लेकर के ये सब सोचा। हमारे जितने सारे लोग हैं सब पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लोग हैं, राजनीति में आए, हम भी आए। चलो, और मैं इन बातों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि एक तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर मैं पहचान पाया हूं कि जिस संगठन के हम हिस्से हैं वो कितना महान संगठन है, कोई साधारण नहीं है। अंग्रेज हम पर राज करना चाहता था तो उनका पहला उद्देश्य होता था कि यहां के भारतीय जो हैं वो भारत की श्रेष्ठता को न पहचाने, उनको न समझे, वो अपने को हीन भाव से ग्रसित माने। मुझे कभी कभी लगता है कि हम भी कभी हीन भाव से ग्रसित होते हैं। अरे भाई, है राजनीति में तो किसी न किसी प्रकार से सत्ता तो प्राप्त करनी है, और कुछ मिले न मिले, और सत्ता मिली तो छोड़नी नहीं है। अभी अभी जो अध्यक्ष जी कह रहे थे ना आपको कि आप आकर के, लोग मुझे कहते हैं हमको 4 साल हो गए, हमको कुछ नहीं मिला पार्टी में। मैं गिनती करवा सकता हूं किस किस को कुछ नहीं मिला, सालों तक। और इसीलिए अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जयप्रकाश जी ने कभी कोई पद नहीं स्वीकार किया। कई लोगों का नाम दिया जा सकता है। यह बातें केवल मात्र जानने की नहीं है, ये बातें अपने जीवन को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, अपने आचरण को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। गांधी जी भी स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, सब लोग, हम जो लोग आजाद हुए थे, हमको लगता था बहुत बड़ी बात हो गई। वो यहां नहीं थे, वो चले गए थे, नोआखली चले गए थे। मुझे याद है कि अभी 2 दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश गया था, जहां उत्तर प्रदेश में मुझे आमंत्रित किया गया कि हमारी जो कार्य समिति बनी है प्रदेश की, नए अध्यक्ष बने हैं वहां के, और उनकी जो कार्य समिति नई बनी है उसकी पहली जो बैठक है वो हमने और चित्रकूट में आयोजित की है। चित्रकूट वो स्थान है कि जहां पर नाना जी ने अपनी सारी योजना बलरामपुर के बाद जाकर के वहां पर सारी चलाई थी। बहुत महान कार्य है। उस पर वहां जाकर के कोई देखता है नाना जी का कार्य तो उनको लगता है कि कैसे गजब के लोग हैं जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या भारतीय जनसंघ ने पैदा किए, नाना जी जैसे लोग। तो वहां मैं गया था तो मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। मैं पहली बार जब गया था तो केवल मात्र नाना जी का ही कार्य देखा था, और जिसमें एक था राम दर्शन करके उन्होंने एक बनाया हुआ था बहुत भव्य। लेकिन इस बार मुझे सूचना भी जब मिली थी तो उसमें लिखा था
कि रामायण मेला परिसर उसमें बैठक होगी। मैंने सोचा वही नानाजी वाली होगी, लेकिन वहां मैं गया तो मुझे कहा कि ये रामायण मेला ये कोई नानाजी वाला नहीं है, ये डॉक्टर लोहिया वाला है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भाई रामायण मेला करना चाहिए यहां पर, इस चित्रकूट में, जहां पर बताया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष राम सीता ने वहां बिताए चित्रकूट में, और जहां पर 11 वर्ष उन्होंने बिताए यहां पर तो रामायण मेला होना चाहिए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि तो अयोध्या मंदिर और राम मंदिर, उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने यह स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूं हां, बराबर किया है। हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा आंदोलन वह केवल मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। लेकिन इस सांस्कृतिक आंदोलन का जब प्रतिरूप मुझे डॉक्टर लोहिया जैसे समाजवादी व्यक्ति और समाजवादी नेता के मिलता है तो उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं बहुत तारीफ करता हूं। इन दिनों में लोगों ने जब मुलायम सिंह जी को मेरी तारीफ करते हुए सुना तो कहने लगे कि क्या कह रहा है, क्या हो गया है। मैं मानता हूं कि सही बात आप करो तो दुनिया उसको स्वीकार करेगी। संकोच मत करो, हीन भावना कभी मन में मत आने दो। हम अगर अयोध्या की बात में विश्वास करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसमें अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, कभी भी गर्व करना चाहिए। यह बात अलग है कि मैं लोगों को कई बार कहता हूं कि जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई तो केवल मात्र मंदिर के कारण, धर्म के कारण, धार्मिक भावना उभार करके, मैं उनको कहता हूं कि मैंने जीवन में कई यात्राएं की हैं और मैं जानता हूं कि अयोध्या की यात्रा तो एकमात्र थी जो 1990 में मैंने की थी, जब मैंने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की यात्रा की थी। वो पूरी नहीं हो सकी, मैं अयोध्या जा ही नहीं पाया। रास्ते में मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में रखा, जेल में ले गए। कोई आपत्ति नहीं। मेरे साथ पत्रकार बहुत गए थे तब, यहां से दिल्ली से चले थे और सोमनाथ गए थे पहले, और सोमनाथ से चल करके और अयोध्या जाना चाहते थे। मैं समस्तीपुर पहुंचा तो समस्तीपुर से पहले पटना आता है। पटना में उनको प्रमोद जी ने कहा, प्रमोद महाजन मेरे साथ थे, सारी यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो समस्तीपुर छोटा स्थान है, वहां रात्रि को जाकर के अडवाणी विश्राम करेंगे और आपके लिए प्रबंध तो हमने किया है, लेकिन होटलें बहुत छोटी छोटी हैं। यहां पर पटना में अच्छी खासी होटल है, आप जो चलना चाहे चले, जो यहां रुकना चाहे यही रुके। और अधिकांश रुक गए, सब वही बढ़िया होटल था उसमें रुक गए थे पटना में, और वहां समस्तीपुर नहीं आए। बाद में जब दूसरे दिन सुबह सुबह उनको पता लगा कि समस्तीपुर में मुझे बिहार की सरकार ने गिरफ्तार करके और हेलीकॉप्टर से कहीं जेल में भेज दिया, तो बहुत दुखी हुए कि हमने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग था वो मिस कर दिया। सुविधा चाहिए। मैं हमेशा पत्रकारों को कहता हूं कि सुविधा मत ढूंढो, अपना कर्तव्य करो, सुविधा प्रेमी मत बनो। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी यात्राओं के माध्यम से मैंने बहुत कुछ देश में सीखा, राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन इस बात को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली यात्रा भले वो होगी सोमनाथ से अयोध्या की, कि जिसको सुनकर के लोगों को लगा पता नहीं क्या गजब हो गया। लेकिन मैंने जो आखिरी 2 यात्राएं की हैं, पहली एक 1997 में की, जब भारत की आजादी को 50 साल पूरे हुए। 47 में हम आजाद हुए और 97 में भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई गई। तो उस अवसर पर
मैंने कहा मैं एक यात्रा करूंगा जिसको मैं कहूंगा स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, और उस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में कहूंगा कि जब हम आजाद हुए तब मन में यह इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी भारत दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में पहुंच जाए, और कल्पना थी कि 50 साल पूरे होने से पहले पहले, इस शताब्दी का अंत होने से पहले पहले हम दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंच सके तो उसका कारण है कि स्वराज्य तो मिला 47 में, लेकिन 97 आने तक भी हम उस स्वराज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके। शासन तो अपना मिला लेकिन अच्छा शासन नहीं बना सके। तो भारतीय जनसंघ वह अपने सामने यह संकल्प करता है कि हम न केवल स्वराज्य को के माध्यम से भारत को दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में खड़ा करेंगे, लेकिन सुशासन के माध्यम से करेंगे। सुशासन करेंगे, देश का विकास करेंगे और उसके द्वारा दुनिया के देशों में पहली पंक्ति में पहुंचेंगे। अब ये सारी कल्पनाएं जो है ना, वह कल्पनाएं साकार करने के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। चूकना नहीं चाहिए। हमारी कल्पना है कि भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि भारत की संस्कृति एक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। मुझे याद है कि एक बार हैदराबाद की लायंस क्लब ने मुझे आमंत्रित किया कि आप हैदराबाद में आइए, आकर के अपनी कल्चरल नेशनलिज्म की कल्पना की व्याख्या करिए। मैं गया था और जाने पर वहां के जो आर्च बिशप थे मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा लोग समझते हैं कि खाली भारतीय जनसंघ की कल्पना है या भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। मैं आपको कहने आया हूं कि आई बिलीव इन योर कंसेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। आई बिलीव that even though I am a Christian, my culture is Hindu. I believe in that. And I believe that that is the common bond that keeps us together. मैं कई बार इस बात को जब कहता हूं, लोग कहते हैं ये तो सेक्युलरवाद के खिलाफ है कि हमारा कल्चर एक है। मैं कहता हूं सेक्युलरवाद के सबसे बड़े समर्थक जो इस कारण हमारे आलोचक रहे, वे थे पंडित नेहरू। आपको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि मदुराई में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का। एआईसीसी का बड़ा भारी भव्य सम्मेलन वहां पर हुआ था। उस अधिवेशन में पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलते हुए उन्होंने मदुराई का उल्लेख किया और कहा, मैं कोट करता हूं उनका वाक्य, उनका एक पैराग्राफ है जो उसमें उन्होंने भाषण में कहा, इंडिया हैज फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस फ्रॉम बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड अमरनाथ, हाई अप इन द स्नोई हिमालयास डाउन टू कन्याकुमारी इन द साउथ. What has drawn our people from the south to the north and from the north to the south in these great pilgrimages? It is the feeling of one country and one culture. And this feeling has bound us together. Our ancient books have said that the land of Bharat is the land stretching from the Himalayas in the north to the southern seas. This conception of Bharat as one great land which the people considered a holy land has come down the ages and has joined us together, even though we have had different political kingdoms and even though we may speak different languages. आखिरी वाक्य है उनके इस पैराग्राफ का, this silken bond keeps us together in many ways. माने कल्चर को, संस्कृति को उन्होंने कहा है कि ये रेशमी जो सूत्र है वह हमको एक बनाए रखता है. नेहरू जी को कोट इसलिए किया है क्योंकि माना जाता है कि सेक्युलरवाद के सबसे बड़े समर्थक वो है और हमारे दृष्टिकोण को, कल्चरल नेशनलिज्म के दृष्टिकोण को वो समझते हैं कि ये कम्युनल है,
इतना ही नहीं तो एक बार उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मुसलमानों को कहा, उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ अवर इनहेरिटेंस एंड अवर एंसेस्टर्स हु गेव इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रीएमिनेंस इन इंडिया। हाउ डू यू फील अबाउट दिस पास्ट? मुसलमानों को संबोधित करते कहा कि आप इस भूतकाल के बारे में, इस पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? डू यू फील यू आर ऑल्सो शेयरर्स इन इट and inheritors of it, and therefore proud of something that belongs to you as much as to me? Or do you feel alien to it and pass it by without understanding it, or feeling that strange thrill that comes from the realization that we are the trustees and inheritors of this vast treasure? वो इसको मानेगा, हमको गर्व होना चाहिए। We should be proud of it. गर्व होगा तो फिर हम महान बनेंगे, नहीं तो अगर यही मानेंगे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी कल जरूर सरकार में आएगी, हमारी पार्टी तो जो है हमको सांसद बना देगी, विधायक बना देगी, कॉर्पोरेटर बना देगी, हमको ये दे देगी, हमको वो दे देगी, नहीं, छोटेपन पे मत उतरिए। महान पार्टी, उसके हम महान सदस्य हैं, महान अंग हैं। नेता बने न बने, महानता हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। राष्ट्रभक्ति, समाज की सेवा, जो सुनाए ना, संवाद सहित 5 सुनाए, वो सब हम अपनाएं। लोग कह सके कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। आपने हमको कहा कि ये बेईमानी करता है, पैसा खाता है, भारतीय जनता पार्टी का कैसे खाएगा? खाएगा तो वहां पर रहने लायक नहीं है, सच बोल तो। मैं लोगों को कई बार कहता हूं कि आज तो हम जहां पहुंचे हैं वहां पर बहुत सारे हम में से सोचते भी नहीं थे कि पहुंचेंगे, नहीं सोचते थे। लेकिन जब शैशव काल था, शैशव काल जिसको इन्फेंसी कहते हैं, तब का मुझे अनुभव है। ये लोग सही कहते हैं कि मैं तो 51 से लेकर के आज तक का जो भी यात्रा है उसमें भागीदार रहा हूं। मुझे याद है 1952 का पहला चुनाव। उस 52 के चुनाव में आपको मैं बताता हूं, याद रखिए इस बात को, सारे हिंदुस्तान में हमने कैंडिडेट खड़े किए लोकसभा के, 3 जीते, खाली 3। सारे हिंदुस्तान के सब विधानसभाओं में हमने कैंडिडेट खड़े किए विधानसभाओं के लिए। सारे हिंदुस्तान के सब विधानसभाओं में मिला करके 35 लोग जीते थे, एमएलए 35। अब उन 35 में से 9 एमएलए तो बंगाल के थे, डॉक्टर मुखर्जी वहां के थे, और उनके प्रभाव से 9 एमएलए हमको मिले जो कभी फिर से नहीं मिले। डॉक्टर मुखर्जी के कारण 9 मिले। और मैं उन दिनों में भंडारी जी के साथ राजस्थान में था, और राजस्थान में हमको 8 मिले, 8। 9 और 8 17, 35 का लगभग आधा हो गया हुआ। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो 8 राजस्थान में जीते थे ना, वो सबके सब जागीरदार थे, और जागीरदार थे। और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम अगर शासन में आएंगे तो हम जागीरदारी प्रथा को खत्म करेंगे। सोचिए आप, और हम 8 लोग हमारे जीत गए, और उसके थोड़े ही दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने और एक विधेयक प्रस्तुत किया विधानसभा में राजस्थान के, टू अबॉलिश जागीरदारी। हमने अपने विधायकों को कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में तो हमने कहा है जागीरदारी अबॉलिश करना, इसीलिए आपको इसका समर्थन करना है। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमको अगर समर्थन करना होता जागीरदारी अबॉलिशन का तो हम कांग्रेस में जाते, आपके पास क्यों आते?
और हमारे लिए संकट पैदा हो गया। वो संकट उस समय शैशव काल में हमने कहा ये तो समस्या हो गई, हमारी बात नहीं मानते। हमने टेलीफोन किया दीनदयाल जी को, डॉक्टर मुखर्जी को। हमने कहा कि हमारी लोग मानते नहीं है, हम तो बहुत जूनियर हैं, छोटे लोग हैं, उम्र में भी कम थे, वो सब बुजुर्ग थे। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने हमको कहा कि भाई देखो आपके 8-8 लोग जीते हैं, हम आपको ऑफर करते हैं, स्पीकर हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर आपका हो जाए। हमने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो। और हमने अपने एक एमएलए को, जिसका नाम था लाल सिंह जी शक्तावत, लाल सिंह शक्तावत, उनको हमने डिप्टी स्पीकर बना दिया और वो डिप्टी स्पीकर बने। और वो भी उनमें से थे कि जिन्होंने कहा मैं जागीरदार हूं, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। ये जो आप कहते हो कि जागीरदारी अबॉलिशन होनी चाहिए, हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा, हमने कहा कि हमारे लिए तो संकट है, आप आइए। उन्होंने कहा मैं आता हूं। शनिवार इतवार को पार्लियामेंट हमारी नहीं होती है, मैं शनिवार को आ जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मीटिंग उनसे करवाएं, एमएलए से, और साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप एक पब्लिक मीटिंग भी रखें, मैं उसमें बोलूंगा। आप सुनिए, डॉक्टर मुखर्जी आने वाले हैं और डॉक्टर मुखर्जी आपसे मिलेंगे। ये हमने जब उन 8 एमएलए को कहा तो 8 में से 6 ने कहा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, हम नहीं मिलेंगे उनसे। और 6 लोग चले गए, 2 लोग बचे और 2 लोग मिले थे डॉक्टर मुखर्जी से। और डॉक्टर मुखर्जी ने उनको कहा था कि नहीं, तुमको मानना होगा। और मैं तुमको ही नहीं कहता हूं, मैं अपने सारे यहां के सब लोगों को कहता हूं कि जो न माने हमारे मैनिफेस्टो को, वह अनुशासनहीनता करता है और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। 1952 की बात है और आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमको क्या लग रहा था कि 8 में से 6 लोग हमारी बात नहीं मानते और हम 6 को निकाल दें। कौन सी पार्टी कर सकती है? लेकिन इस पार्टी ने किया, इस पार्टी ने 6 लोगों को एक्सपेल किया। वो जो 2 बचे थे उनमें से एक थे भैरव सिंह शेखावत, जो आगे चल करके और 3 बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, फिर आगे चल करके भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। दूसरे थे जगत सिंह झाला, वो 2 थे। इन 2 को छोड़ करके, झाला मुझे बाद में भी मिलते रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं कि पार्टी जहां पहुंची है उसका कारण है इस प्रकार की कठोरता, इस प्रकार की कि भ्रष्टाचार से या अनुशासनहीनता से समझौता नहीं होगा। अब इसका अर्थ आपको लीजिए, आप समझ लीजिए कितनी अनुशासनहीनता करते हैं लोग। हमारे अध्यक्ष बैठे हैं दिल्ली के, और उनको मैं कहता हूं कि मुझे पहली बार एक सीनियर ऑफिसर आए थे बंबई के, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं आपको कहने आया हूं कि भ्रष्टाचार जितना विधानसभाओं में और प्रदेश की सरकारों में और केंद्र की सरकारों में होता है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कॉरपोरेशंस में होता है। आरंभ वहां से होता है। समझौता मत करो भ्रष्टाचार के साथ। केवल कहने की बात नहीं होनी चाहिए, केवल कहने की बात नहीं होनी चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। इन दिनों में मैं जो कभी कभी बातें सुनता हूं, कम से कम मेरी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की जो रही, उसके साथ मेल नहीं खाती। और आज के स्थापना दिवस पर मैं जानबूझ करके ये बातें साफ तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस पार्टी के द्वारा देश का जितना भला होगा, वह भला इस आधार पर नहीं होगा कि हम कितने स्थानों पर सरकार प्राप्त कर लेते हैं, वह तो जरूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में हम अनैतिक आचरण के साथ समझौता करने को कभी तैयार नहीं होंगे।
मैं एक बात, दो बातें और कह करके बात खत्म करूंगा कि दीनदयाल जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना करवाई तो उस समय कहा कि हम अधिकांश संघ के हैं और संघ के होने के कारण डॉक्टर हेडगेवार से हमने बहुत शिक्षा प्राप्त की है, चरित्र की शिक्षा प्राप्त की है, मूल्यों की शिक्षा प्राप्त की है, राष्ट्रवाद की शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन राजनीतिक दल में हमको क्या क्या चिंताएं करनी चाहिए इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की। मैं आपको राजनीतिक में आने के बाद कहना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि से हिंदू, भारतीय, इंडियन पर्यायवाची शब्द है। दे आर ऑल थ्री सिनोनिम्स, हिंदू, भारतीय, इंडियन। जिस प्रकार से हिंदुत्व, भारतीयता, इंडियनिज्म आर सिनोनिमस, ये भी समझो। अब ये समझने के बाद कई सारी चीजें हमको और समझ में आएंगी और समझनी चाहिए। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, गुरुजी थे उन दिनों में, तो पहला जो भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बना था नागपुर में, वो कौन था? हिंदू नहीं था, वो एक पारसी था। उसका नाम था जाल गिमी, जाल गिमी, GIMI गिमी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उनसे मिलता था बहुत बार, कि वो बहुत बार कहते थे मेरी स्पेलिंग जो है उसके कारण लोगों को गलतफहमी होती है। मेरा नाम है GIMI और वो लोग जो है उसको जिमी पढ़ते हैं और वो कहते हैं जाल जिमी, जिमी। मेरा नाम जाल जिमी नहीं है, मेरा नाम जाल गिमी है, गधे वाला ग। और अर्थात मैं इन बातों का स्मरण इसलिए करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत के हर एक कार्यकर्ता को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए पार्टी के। जैसे भारत का ज्ञान होगा तो हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं और अंग्रेज जो हमको हीन भाव पैदा करता है हमारे मन में, उसका मुकाबला कर सकते हैं। कैसी कैसी पुस्तकें लिखी गई उन दिनों में। कैथरीन मेयो नाम की एक लड़की, एक महिला थी जिसने लेख लिखा था और ऐसी गालियां दी थी भारत को कि भारत में कोई समझ है नहीं। ये कहते हैं हमारी महान संस्कृति है, हमारा महान धर्म है, ये इसमें सिवाय ओछेपन के, सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं है। मैंने कई पुस्तकें उन दिनों में पढ़ी थी हमारे खिलाफ लिखी हुई, भारत के खिलाफ लिखी हुई, भारत के लोगों को हीन बनाने के लिए। आज हमारे खिलाफ भी जो लोग बोलते हैं ना, वो हमारी कोई ना कोई दोष निकाल करके कहते हैं क्या तुम्हारी पार्टी है, कहते हो कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। यू आर पार्टी विद डिफरेंसेस, नॉट विद अ डिफरेंस। उसको झूठा दिखलाओ और वो तब दिखला पाओगे जब अपने आचरण में कोई कमी नहीं आएगी और वो आचरण हमारा श्रेष्ठ रहेगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहेगा, उसमें कोई हम कमी नहीं आने देंगे। यह संकल्प करके आज के स्थापना दिवस पर हम लोग यहां से जाएं, यही आपसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त